ये है एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पीसी यादव। साथियों, आज हम पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो आपके रिवीजन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। जो भी परीक्षाएं आप दे रहे हैं, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो या अदर जो भी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में पर्यावरण से संबंधित ऐसे प्रश्न बहुतायत मात्रा में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए करते हैं शुरुआत प्रश्न नंबर 1 से। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। विकल्प नंबर ए मोजोफाइट्स, विकल्प नंबर बी हाइड्रोफाइट्स, विकल्प नंबर सी जीरोफाइट्स और विकल्प नंबर डी हेलोफाइट्स। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? अगर हम चारों विकल्पों की बात करें तो इनमें से विकल्प नंबर सी जीरोफाइट्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। जीरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। अगर हम विकल्प नंबर ए मोजोफाइट्स की बात करें तो मोजोफाइट्स उस स्थान पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं जहां मृदा, जल व जलवायु सामान्य हो। जहां मृदा, जल व जलवायु सामान्य हो उसको कहते हैं मोजोफाइट्स। अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करें, जो जल में उगते हैं पौधे, जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मोजोफाइट्स उस स्थान पर उगने वाले पौधे जहां मृदा, जल व जलवायु सामान्य हो वो कहलाते हैं। अगर हम हेलोफाइट्स की चर्चा करें तो हेलोफाइट्स उन पौधों को कहते हैं जो दलदली क्षेत्रों में पैदा होते हैं। जैसे जो कच्छ क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों में जो पौधे उगते हैं वो कहलाते हैं हेलोफाइट्स। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर है जीरोफाइट्स। प्रश्न नंबर 2, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? विकल्प नंबर ए सदैव उल्टा, विकल्प नंबर बी सदैव सीधा, विकल्प नंबर सी पहले उल्टा बाद में सीधा और विकल्प नंबर डी किसी भी प्रकार का नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी सदैव सीधा। पारितंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा होता है। जैसे ऐसे सदैव सीधा। तो पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 देखें। घास स्थली तथा वन पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है। जो घास स्थली होते हैं, जो घास के मैदान होते हैं या वन होते हैं, उनमें जीवभार का पिरामिड कैसे होता है? सदैव उल्टा, विकल्प नंबर बी सदैव सीधा, विकल्प नंबर सी कभी उल्टा कभी सीधा, विकल्प नंबर डी सभी प्रकार का। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो घास के मैदान होते हैं, वन पारितंत्र होता है, वहाँ जीवभार का पिरामिड सदैव सीधा होता है। प्रश्न नंबर 4, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो खाद्य जाल होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? विकल्प नंबर ए एक दिशी, विकल्प नंबर बी द्विदिशी, विकल्प नंबर सी चतुर्दिशी, विकल्प नंबर डी त्रिदिशी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। प्रश्न नंबर 5, जैवमंडल में एक ही जात की संख्या को कहते हैं। जैवमंडल में एक ही जात की संख्या को क्या कहते हैं? विकल्प नंबर ए जैव समुदाय, विकल्प नंबर बी जैव विविधता, विकल्प नंबर सी जनसंख्या, विकल्प नंबर डी पारितंत्र। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? अगर हम सही विकल्प की बात करें तो इनमें से विकल्प नंबर सी
जनसंख्या सही उत्तर है। जैवमंडल में एक ही जात की संख्या को जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या एक ही जात की संख्या को इंगित करता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है। पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है। विकल्प नंबर ए अस्थायी अवस्था, विकल्प नंबर बी खाद्य जाल, विकल्प नंबर सी जैव संरचना, विकल्प नंबर डी पोषरीत। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अगर हम सही उत्तर की बात करें तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैव संरचना। जैव संरचना जैविक और अजैविक घटकों के बीच की कड़ी होती है। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है? निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है? विकल्प नंबर ए वायु, विकल्प नंबर बी वनस्पति, विकल्प नंबर सी जीवाणु, विकल्प नंबर डी जानवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए वायु इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी के तीनों जो विकल्प हैं ये जीवी संगठक हैं, चाहे वनस्पति हो, चाहे जीवाणु हो, चाहे जानवर हो, लेकिन वायु जीवी संगठक नहीं है। प्रश्न नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? विकल्प नंबर ए बर्लिन में, विकल्प नंबर बी ओस्लो में, विकल्प नंबर सी ओसाका में, विकल्प नंबर डी मैनचेस्टर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ओस्लो। ओस्लो इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओस्लो में ही अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 9। वायु एक क्या है? यानी वायु क्या है? यौगिक है, बी तत्व है, सी मिश्रण है, या डी विद्युत अपघट्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी मिश्रण है। वायु क्या है? वायु ना तो यौगिक है, ना तो तत्व है, ना विद्युत अपघट्य है, वह एक मिश्रण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 10। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिससे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। विकल्प नंबर ए जनसंख्या, विकल्प नंबर बी वहन क्षमता, विकल्प नंबर सी संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड, विकल्प नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी वहन क्षमता इस प्रश्न का सही उत्तर है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिससे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वहन क्षमता कहलाती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो अवयव होते हैं उनके चक्रण को क्या कहा जाता है? विकल्प नंबर ए भूवैज्ञानिक चक्र, विकल्प नंबर बी जैव भू रासायनिक चक्र, विकल्प नंबर सी जैव रासायनिक चक्र, विकल्प नंबर डी रासायनिक चक्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में जो अवयव होते हैं उनके चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 12। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है क्या कहलाता है? कार्बन चक्र, विकल्प नंबर बी नाइट्रोजन चक्र, सी सल्फर चक्र और डी फास्फोरस चक्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए कार्बन चक्र। कार्बन चक्र ही ऐसा चक्र है जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है।
बाकी नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र ये सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित नहीं होते। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है? विकल्प नंबर ए नाइट्रोजन का अमोनिया में, विकल्प नंबर बी नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, विकल्प नंबर सी नाइट्रोजन का अमीनो अम्ल में, विकल्प नंबर डी ए तथा बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप सही पहचानें। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी ए तथा बी दोनों हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का अमोनिया में भी यौगिकीकरण होता है और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में भी यौगिकीकरण होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 14। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता? पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? विकल्प नंबर ए कार्बनिक पदार्थों का, विकल्प नंबर बी अकार्बनिक पदार्थों का, विकल्प नंबर सी जल का और विकल्प नंबर डी ऊर्जा का। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी ऊर्जा का। ऊर्जा का चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं होता है, बाकी कार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का, जल का चक्रण होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? विकल्प नंबर ए हवा के दबाव पर, विकल्प नंबर बी वायुमंडल की नमी पर, विकल्प नंबर सी जल चक्र पर, विकल्प नंबर डी तापक्रम पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी वायुमंडल की नमी पर। जो वर्षा होती है वो वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। अगर वायुमंडल में नमी उसके सापेक्ष है तभी वह वर्षा होगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 कथन है यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। नंबर 2 है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। सुपोषण के संदर्भ में ये 2 कथन हैं। इन दोनों कथनों में कौन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको फिर से पढ़ लें। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो सुपोषण है क्या, पहले इसको समझ लें। सुपोषण का आशय किसी जलीय तंत्र में जब प्रदूषण आदि कारणों से अजैविक एवं जैविक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे सुपोषण कहते हैं। इससे जलीय पौधे जैसे शैवाल आदि होते हैं उनकी वृद्धि होती है और जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो फलतः जलीय जीव मरने लगते हैं, क्योंकि जलीय जीव जो होते हैं वो जल में घुलित ऑक्सीजन पर ही निर्भर होते हैं और जब जल में घुलित ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तो उसमें कमी आने लगती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी 1 और 2 दोनों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में होता है? ओजोन गैस जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इसका संकेंद्रण जो सर्वाधिक संकेंद्रण होता है किस मंडल में होता है? विकल्प नंबर ए क्षोभ मंडल, विकल्प नंबर बी समताप मंडल, विकल्प नंबर सी मध्य मंडल और विकल्प नंबर डी आयन मंडल। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है। प्रश्न नंबर 18। भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? जो भूपर्पटी होती है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसको भूपृष्ठ कहा जाता है, वहाँ सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? विकल्प नंबर ए ऑक्सीजन, विकल्प नंबर बी सल्फर, विकल्प नंबर सी सिलिकॉन और विकल्प नंबर डी कार्बन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है।
प्रश्न नंबर 19, जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है? जीवमंडल बोले तो जैवमंडल। जैवमंडल के आवरण की जो परत होती है सामान्यतः कितनी मोटी होती है? विकल्प नंबर ए 5 से 10 किलोमीटर, विकल्प नंबर बी 10 से 15 किलोमीटर और विकल्प नंबर सी 15 से 20 किलोमीटर और विकल्प नंबर डी 20 से 30 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी 20 से 30 किलोमीटर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभक्त किया गया है। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किस प्रकार विभक्त किया गया है? विकल्प नंबर ए सियाल, सीमा तथा निफे, विकल्प नंबर बी लिथोस्फीयर, पाइरोस्फीयर एवं बायोस्फीयर, विकल्प नंबर सी क्रस्ट, मैंटल एवं कोर, विकल्प नंबर डी बाहरी परत, मध्यवर्ती परत एवं केंद्रीय भाग। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी लिथोस्फीयर, पाइरोस्फीयर एवं बायोस्फीयर। तो प्रश्न नंबर 20 के साथ ही इस वीडियो का समापन यहीं पर होता है। पर्यावरण से संबंधित सिलेक्टेड जो प्रश्न हैं उनकी सीरीज आपको उपलब्ध होती रहेगी। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए